शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। और पुनः आज द्वितीय दिवस के तृतीय सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के तृतीय सत्र में विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे अत्यंत ही वरिष्ठ आचार्य एवं हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करने वाले और अनेक कार्यक्रमों में हमारा ज्ञानवर्धन करने वाले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंधित मल्होत्रा प्रोफेसर सूरज प्रकाश मल्होत्रा महोदय के विषय में क्या बताएं। आप सहर्ष ही जब भी आपको हम याद करते हैं और आपका ज्ञान जब भी हम बटोरना चाहते हैं तो आप अपने विद्या रूपी ज्ञान से हमें लाभान्वित करते आए हैं। सर, आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में एवं इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है शिक्षण अधिगम केंद्र पक्ष से और आदरणीय प्रोफेसर अमिता पांडे महोदया जी की तरफ से और हम सभी के पक्ष से सर आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। सर का जो आज का विषय है वह रहेगा फाइंडिंग नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा, प्रदत्तों की प्रसामान्यता ढूंढना। इससे पूर्व मैं महोदय के परिचय की एक झलक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। सर का लगभग 45 वर्षों से भी अधिक शैक्षणिक अनुभव रहा है और आपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अनेक शैक्षणिक पदों को भी अलंकृत किया है तथा प्रशासनिक पदों का भी कुशल नेतृत्व आपने किया है, जैसे डीन एकेडमिक अफेयर, रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन। आपके विषय विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन रिसर्च एंड टीचर एजुकेशन। आप न्यूपा के नेशनल फेलो तथा एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के चीफ कंसल्टेंट के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं तथा रिसर्च एंड इवैल्यूएशन के क्षेत्र में भी आपने अत्यधिक कार्य किया है और आपके लगभग 150 से अधिक शोध पत्र अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपने लगभग 50 से अधिक प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया है जो कि एनसीईआरटी, न्यूपा, यूजीसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इत्यादि के द्वारा स्पॉन्सर्ड रहे हैं। और सर की सबसे बड़ी उपलब्धि जो बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि सर को 2005 और 6 में बेस्ट टीचर एजुकेटर का सम्मान प्राप्त हुआ। इससे हम भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आप अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे यूजीसी, नैक, न्यूपा, एनसीटीई आदि के सदस्य रहे हैं तथा अब भी कई संस्थाओं में सदस्य हैं। सर, आपका व्यक्तित्व एक मिसाल के समान हमें उद्दीप्त करता है। आप अत्यंत ऊर्जा के साथ जिस तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आप में हमें अब भी एक नवयुवक दिखाई देता है। इसी तरह हमारा संचार करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आज के विषय पर सर हमारा मार्गदर्शन करें। आज का हमारा विषय है फाइंडिंग नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा। जी आरती, आई एम रियली थैंकफुल टू यू और मैं प्रोफेसर अमिता पांडे जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया आपके साथ बात करने का। दोस्तों, आप सब आए हैं, मैं आप और इस वक्त गर्मी भी है, आप गर्मी में बैठे होंगे। अच्छी बात यही है कि आप सब अपने घरों में बैठे हैं। तो मैं एक प्रेजेंटेशन करूंगा और आपसे एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं, वो ये है कि आप अपने साथ एक पेंसिल और कागज ले लें। पेंसिल नहीं तो पेन ले लें, क्योंकि थोड़ा काम भी, क्योंकि वर्कशॉप है, थोड़ी सी बात भी करेंगे और थोड़ा सा काम भी करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूँगा कि आप कैलकुलेट करो, बट स्टिल थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी आसान रहेगी। कई बार वो ठीक है, हम सब एसपीएस पैकेज भी है और भी पैकेजेस आजकल मार्केट में अवेलेबल भी हैं और हम अपने मोबाइल पे भी डाटा ले सकते हैं, मुझे पता है ये सब चीज़ें। मगर अगर आप थोड़ा हाथ से करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। बहुत छोटी कैलकुलेशन है, जैसे 2 + 2 4 तो हम सब कर ही सकते हैं ना अपने कागज पे। तो मेरी एक आप सबसे छोटा सा अनुरोध है कि एक कागज पेंसिल अपने साथ रख लें। लिखना है लिखें, नहीं तो तब भी आपकी, बट इट इज़ ए वर्कशॉप, तो इसमें आपसे अपेक्षित है कि आप थोड़ा इसमें मेरा साथ देंगे।
तो मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो करूँगा आज, हाउ टू फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा। और इसमें अगर आप जब भी कभी आपके मन में कोई प्रश्न आए तो प्लीज़ पूछ लेना। वैसे उसके लिए एक अलग से भी है, मुझे पता है कि एक अलग से सेशन है, वो तो उसको करेंगे। मैं आपके सामने वो जरा शेयर करता हूँ अपनी स्लाइड्स। थोड़ी सी स्लाइड्स है, ज़्यादा नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो मैं ये है फाइंडिंग नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा। छोटी सी बात है कि दैट इज क्यों जरूरत है, व्हाट ये नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा होता क्या है, क्यों जरूरत है नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा को फाइंड आउट करने की, और हम क्यों करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि दैट एक बच्चा अपनी मम्मी के पास गया, कहता मैं अपनी क्लास में सेकंड आया हूँ। तो मम्मी तो खुश हो गई। उसने कहा पहले वाले बच्चे कितने नंबर आए? उसने कहा 100। और तुम्हारे कितने नंबर है? उसने कहा 0। तो दोनों बात तो ठीक है, 100 और 0 का अनुपात तो बहुत होगा, मगर बच्चा तो सेकंड आया ना। तो इस तरह, इसलिए ये दर्शाता ये है कि हमें स्पेस में, या ये कहना चाहिए कि हमें समाज में रहते हुए सभी जितने भी लोग हैं उनके साथ में मिलके, या डाटा कह लें, उनका डाटा साथ में मिलाया जाए, तब किसी बात को हम डिसाइड कर सकते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय सिंपल ही था। मैं आपको बताता हूँ ये नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा क्या होती है, और फिर उसके बाद डिस्कस भी करेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सिंपल सा मतलब है, एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जो भगवान है, या ये कहा जाए जो नेचर है, उसने सारी चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, उसने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जरूर हुई हैं। यानी ये ऐसा कहना चाहिए कि कोई इंसान यहाँ पे नहीं आया जिसके अंदर कोई ना कोई गुण ना हो, और ये गुण सभी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दो इक्वल सबको, तब जाके पता चले कि क्या होता है। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं सिंपल आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक चीज होती है नॉर्मेलिटी और दूसरी होती है इक्वालिटी। तो ये नॉर्मेलिटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, मैं वो उसको आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद चलेंगे इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मीन। ऐसा कहना चाहिए कि जितनी भी हमारी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं हैं, तो उनके अंदर भी फर्स्ट ये कहा जाए 90% से ऊपर मार्क्स वाले भी कम होते हैं, और 0 मार्क्स वाले भी कम होते हैं, बीच वालों में बहुत होते हैं। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द नॉर्मेलिटी। बहुत सी चीजें हैं जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं अभी आप बताऊंगा भी। तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि मीन के पास जो डाटा होता है, और मीन से जो स्प्रेड आउट जो डाटा, उसको नॉर्मेलिटी कहते हैं। ऐसा सिस्टेमेटिकली यानी सिमेट्रिकली होता है, दैट इज व्हाट इज सिमेट्री होती है, दैट इज नॉट सिस्टेमेटिक। सिमेट्रिक मतलब एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है और थोड़ा सा डिफरेंस वे में चलता है। तो दूसरी बात है, नॉर्मेलिटी कहते हैं जो डाटा, मोस्ट ऑफ द डाटा इज नियर द मीन यानी मीन के पास होता है, एवरेज के पास होते हैं मोस्टली लोग, और एवरेज से दूर बहुत कम लोग होते हैं। इसी कारण संसार में कहा जाए क्रिएटिविटी बहुत कम होती है। और मगर ऐसा नहीं कि क्रिएटिविटी होती नहीं, हर की अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, और वो क्रिएटिविटी मीडियोकर या मीन के पास क्रिएटिविटी तो सबकी होती है, एवरेज क्रिएटिविटी तो सब में होती है, मगर जो एक्सट्रीम वाली क्रिएटिविटी बहुत कम होती है, दैट इज व्हाट इज द मीन। ये उसको नॉर्मेलिटी कहते हैं। और ये नॉर्मेलिटी टेस्ट यूज होते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, तो उससे एक फायदा रहता है। जब आप एनालाइज करते हैं डाटा अपनी रिसर्च में, तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं, उससे पैरामीट्रिक टेस्ट ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यानी ऐसा कहना चाहिए कि अगर आप नाप के बता दें कि किसी में कितना हाइट में डिफरेंस है, तो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। जब आप कहते हैं ये कुछ ज़्यादा ऊंचा है, ये कुछ ज़्यादा छोटा है, ऐसे वाली चीज़ जो फाइंडिंग्स हैं वो ज़्यादा दैट इज़ पावरफुल नहीं होती। देन दूसरे अगर एक बात और भी है, नॉर्मेलिटी हेल्प करती है
रैंडम वेरिएबल, रैंडमनेस के साथ में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है ना, वो ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। और जो डाटा हम किसी पर्टिकुलर केस स्टडी पे कहते हैं तो वो उतने तक लिमिटेड रहता है। जब आपने भी देखा होगा, आप अपनी स्टडीज में डिलिमिटेशंस देते हैं, इसीलिए देते हैं इन ऑर्डर टू टेल कि ये वाला डाटा या ये वाली फाइंडिंग्स इस पर्टिकुलर एरिया के साथ ही है और दूसरी जगह पे नहीं हो सकती। सो दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका डाटा मीन के पास और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मैं आपको थोड़ा और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, जो मैंने अभी बात की थी कि सार ऊपर वाले ने या नेचर ने कह लीजिए सारी चीजें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की हैं। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द पीपल, मोस्टली हाइट, जितनी हाइट ऑफ द लोगों की जो हाइट है ना, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो 7 फुट ऊंचे कितने लोग होंगे? आप भी मानेंगे नहीं, बहुत कम होंगे। और 2 फुट से कम लंबे कितने लोग होंगे? आप भी कहोगे नहीं नहीं, ये भी कम। मोस्टली इन केस ऑफ मेन हाइट इज बिटवीन 5.5 टू 5.9, और बाकी उससे ज्यादा होती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती, मगर जनरली इतनी सी 5.10 ऐसे करके हाइट होती है। 6 फुट से ऊंचे भी बहुत कम लोग होते हैं, और जो जो हम ऊपर जाते हैं कम होते जाते हैं। इसी तरह इस पर्टिकुलर हाइट से नीचे भी लोग बहुत कम होते हैं, यानी 4 फुट का आदमी बहुत कम होते हैं, और 2 फुट वाला तो आपको होता ही नहीं होगा, पता नहीं मुझे, मैं ऐसे बात बता रहा हूँ कि दैट दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह ब्लड प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ लोगों का हाई होता है, कुछ लोगों का कम होता है, बट इट डज नॉट मीन कि किसी पर्टिकुलर चीज से ज्यादा चला जाता है। मार्क्स टेस्ट में भी ऐसे ही आप देते हैं, जब आपके पास जितने भी लोगों के क्वेश्चन पेपर मार्क होने, सॉरी आंसर शीट्स मार्क होने के लिए आते हैं, आप उसको नॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यानी ऐसा नहीं होता कि आप सबको 100 आउट ऑफ 100 दे दें, और ऐसा भी नहीं होता कि सबको आप 10 या 5 दे दें, ऐसा नहीं होता। लोग बीच में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये वेरिएबल सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। और भी बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी पर्सनैलिटी के कितने ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं पर्सनैलिटी की बात कहूँ तो पर्सनैलिटी के बहुत हैं, और किसी चीज की बात करें तो वो भी बहुत है। इन रियलिटी हाइट ऑफ ट्रीज आल्सो इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन ऐसे हमें सोचना चाहिए। तो मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे बहुत से क्या कहा है, एबिलिटीज सब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऊपर वाले में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता तो सब एक ही काम करते, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी कारण समाज में इतनी प्रोग्रेस हुई, या वर्ल्ड में इतनी प्रोग्रेस हुई, नई नई इन्वेंशंस हुई, ये सब कुछ हुआ। तो आपने कुछ कहना है क्या? पूजा मिश्रा जी, आपका माइक। यस, ओके, थैंक यू। तो हम कब कहते हैं कि ये जो है डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है? इसका एक छोटा सा वो उदाहरण है कि जब मीन, मीडियन और मोड एक ही लेवल पे हों, एक ही तरह के हों, तो तब हम कहते हैं डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं आपको इसमें पहले आपको दिखा दूं, फिर मैं वापस आऊंगा। देखिए, ये है नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जरा आप देखें तो आपको एक 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। ये जो 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मीन, मीडियन और मोड सब एक ही लाइन पे, ये वाले इस जगह पे हैं, और बाकी सब चीजें एक सिग्मा, सिग्मा मीन्स एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरफ भी हो सकते हैं, इस तरफ। इसका अगर माना जाए तो 6 हैं, 1 2 3 ऑन दिस साइड, 1 2 3 ऑन दिस साइड। सो इसका मतलब ये हुआ, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी बीच मैं अब यहाँ पे था, बता रहा था कि ये मीन, मीडियन और मोड। मीडियन और मोड क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। मीन इज एवरेज, ये आप जानते हैं। मीडियन वो स्कोर होता है जिसके ऊपर भी या अबव कह लो भी 50% लोग हों, और जिसके नीचे भी, बिलो जिसको कहा जाए, उसके भी 50% लोग हों, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मीडियन। मोड वो चीज होती है, जो वो स्कोर होता है जो बार बार अकर करता है। ये मोड जो है, ये जितने मार्केट में काम करते हैं ना लोग, मोड को बहुत यूज करते हैं। यानी कौन सी चीज ऐसी है जिसको ज्यादा लोग खरीदते हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, मतलब मोड का ये नहीं कि खरीदना,
मोड का मतलब है कि वो नंबर जो बार बार रिपीट होता हो। मैं इसके एग्जांपल अभी आपके सामने रखूंगा। देन इसका जो सिमेट्री है, देखिए इसमें सिमेट्री सेंटर में है। सी फॉर वाइल, जो जो सेंटर से दूर जाते हैं ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नीचे को आता जाता है। एक बात का इसमें ध्यान आप देख लाने वाली चीज ये है कि ये कभी भी लाइन को टच नहीं, ये कर्व लाइन को टच नहीं करता, जिसका मतलब वो जीरो। ये एस डी है, ये जो 1 2 -1 2 1 3 इधर लिखा है ना, -1 -1 2 3 इधर लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मींस डेविएशन फ्रॉम द मीन। आपने देखा होगा दैट इज एवरेज जो होती है वो किसी का भी स्कोर नहीं होता। लेट्स से 2 आदमी हो, एक का स्कोर 10 आए और दूसरे का 20 आए, या एक के पास 10 रुपए हो दूसरे के पास 20 रुपए हो, तो एवरेज कितना हुआ? आप कहेंगे 15, मगर 15 रुपए तो दोनों के पास में, दोनों में से किसी के पास नहीं होते। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि एवरेज किसी का भी स्कोर नहीं हो सकता, मगर मोड और मीडियन में इसमें फर्क होता है। मोड वो चीज है जो लार्जर एक ऐसी स्कोर या ये कहा जाए पॉइंट जो बार बार आता हो, उसको हम मोड कहते हैं। तो फिर मैं दोबारा इधर पे जा रहा हूँ, इन द सेंस कि सिमेट्री अबाउट द सेंटर होती है। सेंटर में का मतलब ये वाला सेंटर है, सेंटर में सिमेट्री रहती है और इसमें हर चीज सेंटर की तरफ चलती है। 50% जो वैल्यू मैंने अभी बताई, ग्रेटर और लेसर देन दिस, इज कॉल्ड एज मीडियन। मीडियन मतलब वो पॉइंट जिसके ऊपर 50% केसेस हो, यानी देखिए मैं फिर दोबारा इसी पे आता हूँ, इसके अंदर 50% केसेस इस तरफ है, 50% केसेस इस तरफ है, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है, ये जीरो नहीं लिखा होता, नहीं यहाँ एस डी जीरो है। एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो है, डेविएशन फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सा मीनिंग है डेविएशन फ्रॉम द मीन, और ये स्प्रेड होता है। स्प्रेड मीन्स यहाँ से लेके यानी आपके इस कर्व में, इस यानी बेल शेप्ड कर्व में दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्प्रेड, या आप इसको कह लो कि बांटा हुआ होता है। मोड मैंने बताया वो फिगर है जो कई बार अकर करती है। मैं अभी बताता हूँ आपको कहाँ पे होता है मोड। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वन थिंग इज, मैंने पहले ही कहा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब मीन, मीडियन और मोड एक ही जगह पे एस्टेब्लिश होते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक ही जगह पे है दोनों, और नॉर्मल कर्व सदा बेल शेप्ड होता है, यानी बेल को अगर उल्टा करके रख दीजिए तो दैट इज ए बेल शेप्ड कर्व, और टोटल एरिया जो होता है कर्व का इज इक्वल टू 1, यानी यहां से लेके वहां तक ये टोटल एरिया है, ये 1 से ऊपर नहीं होता, यानी बाकी पॉइंट्स में चलता है। द नॉर्मल कर्व जो होता है, मैंने अभी भी बताया आपको कि एक्सिस में, ये इसका एक्सिस है, देखिए ये वाला एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस जिसको आप कहते हैं, ये एक्सिस को कभी टच नहीं करता। देखिए इसमें भी अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है, बट डिफरेंस है, बिकॉज ये कभी जीरो पे कभी टच नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं होता कि किसी कोई भी एबिलिटी वर्ल्ड में या कहा जाए दुनिया में किसी की जीरो, ऐसा होता ही नहीं। हम मार्क्स में जरूर जीरो दे देते हैं, बट कभी भी कोई चीज जीरो नहीं हो सकती। अगर किसी डिफेंड करने वाला हो तो सर मुझे कह देगा नहीं नहीं, हाँ खाली पे तो मैं कह नहीं सकता, बट this is never zero. So I'm here still in order to tell you that ये जो होता है नॉर्मल जो कर्व होता है, it never touches the x axis. x axis को कभी भी टच नहीं करता और मीन से सदा अवे होता है। I'm coming ahead. तो अब मैं बता दूं मीन, मीडियन और मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं, मैं अभी आपको बताऊं। मीन तो एवरेज स्कोर होता है, जैसे आपको बताया जो हाइट का देख लो तो एवरेज हाइट भी आ जाती है, यानी आप सबका जोड़ करते हैं, उसको नंबर से डिवाइड करते हैं, जितने लोग हैं तो उसके मीन आ जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इज डेविएशन फ्रॉम स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। यानी ऐसा कहना चाहिए कि जो मैंने अभी बात बताई कि उसने मम्मी को बताया कि मैं सेकंड आया हूँ, अगर उसकी मम्मी कहती कि पता पूछ लेती कि अगर 2 आदमी थे तो आप में सबसे ज्यादा नंबर किसके आए और सबसे कम नंबर ना भी पूछती, और ये बात पूछ लेती कि तुम क्लास के मीन से कितनी दूर हो, तब भी पता चल जाता। दैट इज व्हाट
कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी डेविएशन फ्रॉम द मीन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। और मीडियन मैंने अभी बताया आपको, वो स्कोर होता है जो जिसके अबव और बिलो 50% केसेस होते हैं, यानी उसके ऊपर भी और उसके बिलो भी। मोड एक वो चीज है जो बार बार अकर करता है नंबर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोड। सो दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप देख लें, ये होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसे, इसको एनपीसी भी कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहा जाए। जो मैं यहाँ पे मैं ये बताना चाहता था कि देखिए ये है स्प्रेड ऑफ एसडी, एसडी मींस स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज डेविएशन फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। सो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये मीन से 1 2 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन दिस साइड, मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द अदर साइड। आप कहेंगे ये दूसरी दो साइड्स क्या है? पॉइंट इज, अगर यहाँ पे मीन है तो ये प्लस की तरफ है, दैट इज डेविएशन फ्रॉम द मीन प्लस, दैट इज हायर देन दिस। ये डेविएशन प्लस हायर देन दिस, ये हायर देन दिस, ये लोअर देन द मीन है, दैट इज व्हाई इट इज माइनस एसडी, माइनस एसडी। यानी यू कैन ऑलवेज सी दैट इज मीन से कुछ चीजें ज्यादा होंगी, कुछ चीजें कम भी होंगी, दैट इज व्हाई इट इज माइनस एंड इट इज प्लस। तो एक मिड पॉइंट है जिसको हम मीडियन कहते हैं, ये मीडियन के दोनों तरफ चलता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कर्व। तो कर्व में मैक्सिमम लोग यहाँ पे होते हैं, इसलिए इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहा जाता है। मैं थोड़ा सा आगे आप चलता हूँ कि इसको फाइंड आउट करने के मेथड क्या है। हाउ डू वी फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, की हमने जो डाटा किया और कलेक्ट किया वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, कैसे पता चले? ऐसा नहीं कि जैसे चाहे आप किसी भी वेरिएबल पे डाटा कलेक्ट करें, उसकी नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि नॉर्मेलिटी हमें हेल्प करती है। वन थिंग इज, डाटा का नेचर बताती है कि आपने ऐसा, दूसरे शब्दों में ऐसा कहें कि अगर आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली के वो जो यहाँ पे एम्बेसीज है ना, उस वाले एरिया में चले जाएं, तो दिल्ली कितना साफ सुथरा है, अरे वेरी क्लीन, और बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पे, एंड आप कहेंगे अरे यार दिल्ली इज ए ग्रेट सिटी। और उसी तरह आप दिल्ली के वो जो जे कॉलोनी है उसमें चले जाएं तो आप कहेंगे दिल्ली कितनी गंदी है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए सैम्पलिंग का एक प्रोसेस है, सैम्पलिंग की एरर है। उससे बचने के लिए हमें नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखना पड़ता है। इसीलिए हम कहते भी हैं कि आप रेंडमली सिलेक्ट करो डाटा, आप किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके उसमें भी रेंडमली सिलेक्ट करो, दैट इज व्हाट इज ऑलवेज सेड कि डाटा दैट इज सैंपल शुड बी रेंडमली सिलेक्टेड, ताकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता चले। जितनी भी स्टैटिस्टिक्स है हमारी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित है, अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर द नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स भी होती है, दैट इज ए सेपरेट टाइप ऑफ थिंग। बट उसके अंदर नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में पावरफुल कम होती है। पावर जैसे मैंने बताया ना, अगर आप कहें कि मैंने नापी हाइट और हाइट नापने से आपको पता लग गया कितनी हाइट हो, दैट इज ए एविडेंस, यानी रिसर्च हमारी तो एविडेंस बेस्ड रहती है ना। अगर आप कहें नहीं वो छोटा था, हाइट उसकी कम है, हाइट उसकी ज्यादा है, तो दिस विल नॉट कैरी मीनिंग, वेयर एज इफ यू सेइंग ही हैज दिस मच हाइट, दैट इज ए मीनिंग। सो नॉर्मेलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी यूजफुल, और हमें जरूर पता करनी पड़ती है जब भी हम इसके लिए कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात वो है। और दूसरी बात ये है कि हम जितने सोशल साइंसेस वाले हैं, हम जब किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं या किसी भी चीज के लिए फाइंडिंग्स देते हैं, तो हम सदा सारे दुनिया के लिए फाइंडिंग्स नहीं देते, हम सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फाइंडिंग्स देते हैं। कि लेट अस से अपने दिल्ली में कितने अच्छे स्कूल हैं, तो आप कहेंगे कितने अच्छे स्कूल हैं, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बोलेंगे। अगर हम कहें कि कितने बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कहेंगे। लेट मी से आस्क अनदर थिंग कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो सुबह कितने बजे उठते हैं, तो आप कहोगे जनरली, आप वर्ड जनरली जरूर लगाओगे, और फिर कहोगे मोस्टली लोग जनरली 6-7 के बीच में उठते हैं। जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हुए 6-7 के बीच में उठते हैं। और
4 बजे बहुत कम होंगे, और वही इसलिए मैं आई विल शो यू द डाटा ऑल्सो, बाई चांस मेरे पास वो भी डाटा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे कितने बजे उठते हैं, ये उसका डाटा मैं आपको दिखाऊंगा। सो इन शॉर्ट ऐसा कहना चाहिए कि नॉर्मेलिटी हमें हेल्प करती है, इस कारण उसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो देयरफॉर आई एम कमिंग बैक टू द थिंग, इसके बहुत मेथड है नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए। पहला मेथड है अगर आप डाटा को ग्रुप में बांट दें, दैट इज मैं भी बताऊंगा व्हाट इज ग्रुप डाटा, दैट इज डाटा इनटू स्मॉल ग्रुप्स, तो हमें पता चल जाता है इनका स्प्रेड कहाँ पे है। दूसरी बात है बाय मीन एंड एसडी आल्सो वी कैन फाइंड आउट द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। अगर एसडी बहुत ज्यादा हो, मीन के भी आगे चलती हो, तो हम ये कहते हैं बहुत डिफरेंस है, इसका नॉर्मेलिटी कम है। अगर एसडी बहुत कम हो तो इसका मतलब सारा का सारा डाटा मीन के पास ही आ गया, बाकी के लोग बहुत कम हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एसडी मैंने बताया ना डेविएशन फ्रॉम द मीन है। डेविएशन अगर बहुत ज्यादा होगी, यानी एक जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 100 और 0, 100 की डेविएशन है, तो अगर 49 और 50 की डेविएशन होती तो आप कहते हैं ये बच्चा जो है बिल्कुल पास है। लेट अस से फर्स्ट वाले के 50 मार्क्स आए और जो सेकंड आया 49 मार्क्स, तो आप क्या कहते हैं वेरी क्लोज। वेयर एज अगर 0 to 100 हो कि जो बच्चा एक का 0 आया और दूसरे का 100 आया, तो आप कहते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो सेम इज द केस ओवर हियर। तो जब एसडी ज्यादा हो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हो, तो डेविएशन फ्रॉम द मीन बहुत ज्यादा, तो हम कहते हैं दैट इज डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरी बात होता है हिस्टोग्राम। मैं अभी आपसे बात करूंगा व्हाट इज दिस हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम होते हैं जब हम ग्राफिकली डाटा को बताते हैं। आई विल टॉक अबाउट द हिस्टोग्राम। तीसरा है, चौथा है स्क्यूनेस, और फिर कर्टोसिस है, एंड देन काई स्क्वायर। ये मेथड्स हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट। ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी हैं और ग्राफिकल मेथड्स भी हैं। मैं इन सबको डिस्कस भी करूंगा। जस्ट मैं आपको ये बताता हूं कि ये दो कर्व हैं। देखिए आप इनकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप जरा देखना। ये एक कर्व है जिसका पीक बहुत ऊंचा है, और एक कर्व है जिसका पीक थोड़ा कम है, फ्लैटेंड पीक है। तो ये सारी चीजें ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सैंपल के बारे में बताता है। ये अगर पीक ऊंचा होगा तो सैंपल यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी आप कहेंगे कि सैंपल थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड कम है। अगर सैंपल यूनिफॉर्म होगा तो पीक फ्लैटेंड होगी ना, यानी ऐसा कहना चाहिए कि पीक मतलब दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग, ये वाला जो पॉइंट है ये पीक है। तो ये नॉर्मल और सैंपल में सिंपल आपको बता रहा था, नॉर्मल सैंपल ऐसा होगा और जो यूनिफॉर्म सैंपल होगा वो ऐसा होगा। I will go ahead just to tell you that is how do we find out। देखिए ये है डाटा। मैं आपको बताने लगा हूं कि ग्रुप डाटा से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं नॉर्मलेसी। ये जनरल डाटा है, इसमें कुछ नहीं है। ये 64 स्टूडेंट्स का डाटा है वोकैबुलरी टेस्ट के ऊपर, यानी किसी बच्चे के 70 आए होंगे, 70। आप इसकी कलर पे ना देखें, ये टोटल डाटा है जो हमारे पास है। सबसे ज्यादा स्कोर 92 है और सबसे कम स्कोर 47 है। ये रेंज है, मगर इसमें बहुत से स्कोर है। हमें पता कैसे चले कि ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? तो मैंने आपको पहली बात बताई, ग्रुप, इसको ग्रुप कर लेते हैं, यानी इन सबको क्लास इंटरवल्स में बांट लेते हैं। ये देखिए आप, इसको क्लास इंटरवल्स में बांट लेते हैं। ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। सी फॉर वाइल, ये टोटल मैंने बताया ना 47 लोएस्ट स्कोर था एंड हाईएस्ट स्कोर 92 था। तो लेट्स पुट इट इन द ग्रुप्स। तो हमने क्या किया, 45 to 94 के तक 5-5 का ग्रुप बनाया, यानी 45 to 49 5, 50 to 54 5। सो दिस इज इनके ग्रुप में। और पर ग्रुप में कितने लोग आते हैं ये देखिए, किसी में 90 to 94 में 8 लोग हैं, और 85 to 80 में 4 ही लोग हैं, और मैक्सिमम लोग हैं 75 to 79, 10 यहाँ पे 12 यहाँ पे, मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं। या ये भी कह दिया जाए कि और भी यहाँ पे भी लोग हैं 9। तो सारा डाटा यहाँ के इसके पास में है, बाकी के लोग कम हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में 45 to 49 में सिर्फ 2 ही लोग हैं, और वेयर एज 9 to 94 में 8 लोग हैं। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट इज डाटा नॉर्मेलिटी के करीब दिखता है। अभी हम इसको और डिजाइन मतलब डिस्कस करेंगे इसी डाटा को। सो इन शॉर्ट ये कहना चाहिए, ग्रुपिंग करने से हमें पता चल जाता है कि स्कोर कहाँ पे लाई करते हैं।
और इनका मीन कहाँ पे होगा ये भी हमें पता चल जाता है। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे हम इसका मीन क्या है, कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा कि ये कैसे। सो फर्स्ट थिंग इज आप डाटा को ग्रुप करें। ये देखिए, ये है मीन एसडी, और ये किस तरह पहला बात मैंने बताई कि डाटा को ग्रुप कर लें। दूसरी बात है मीन और एसडी फाइंड आउट करें। देखिए ये है मीन, ये एक स्कोर है, मैंने जान के इसको 11 ही लोग रखे। इसका रीजन था ताकि आप जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत से हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटेशन में थोड़ा लगता है कहाँ करेंगे, छोड़ो ना, तो इस कारण मैंने बहुत कम स्कोर भी रखा और ज्यादा स्कोर 5 और 20 के बीच में रखा, इन ऑर्डर टू गिव यू एग्जांपल। मैं उस को लूंगा जो डाटा मैंने आपको दिखाया उसको। इसके में मीन 23 है और एसडी 6.6 है, यानी 23 के दोनों तरफ जो स्क्वायर ऑफ डेविएशन है 6.6 है और मीडियन इसका 25 है। मीडियन मींस ये 25 मीडियन है। इसमें कोई स्कोर आपको ऐसा दिखता है जो बार बार अकर कर रहा हो? देखो आप, इसमें नहीं दिखता होगा क्योंकि इसमें, बट ये डाटा है, इसको भी हम डिस्कस भी करेंगे आपके साथ। एक टीचर के पास ये स्कोर आया है और उसने कहा मैं उस स्टूडेंट, इसमें इसका मैक्सिमम स्कोर 60 था और 60 था, दैट इज एक बच्चा मैक्सिमम 60 मार्क्स ले सकता था, मगर किसी के भी 60 नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं इसमें किसी के भी 60 मार्क्स नहीं है। ये 23 इसका मीन है और एसडी इज ओनली 6.6 और इसका मीडियन 25, यानी 25 के ऊपर भी 50% लोग हैं, 25 के नीचे भी 50% लोग हैं। सो दिस इज द डाटा। अब इसको थोड़ा और इंटरप्रेट करें। अगर इन स्कोर्स को स्टैंडर्ड स्कोर्स में बदल दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा कि कितने स्टैंडर्ड स्कोर होते हैं। दैट इज जो स्टैंडर्ड स्कोर इन रियलिटी इज कन्वर्टिंग द स्कोर्स इनटू द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी स्कोर्स। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के मैंने बताया ना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में हम ये कहते हैं कि वो क्या कहा जाए, मीन से कितनी दूर है कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट के स्कोर मीन से कितनी दूर है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड स्कोर्स। इसको स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि ये डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। ये था, और ये देखिए इसको जेड स्कोर भी कहते हैं। जेड स्कोर होता है मीन और एसडी को, जब मीन और स्कोर के डिफरेंस को एसडी से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास स्टैंडर्ड स्कोर आते हैं, जिसको हम जेड स्कोर भी कहते हैं। सी फॉर वाइल मैंने 15 यहाँ पे स्कोर था किसी का, ये वाला जान के लिया, ये 15 स्कोर था और इसको हमने -23 यहाँ पे देखिए, ये 23 मीन था। स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय एसडी, ये इसका जवाब आता 1.21। नाउ द क्वेश्चन इज, जो मेरी बात आपसे ये थी, अगर हम स्टैंडर्ड स्कोर में सभी को कन्वर्ट कर देते तो हमें पता चल जाता ये बच्चा या ये स्टूडेंट मीन से यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में या सारी क्लास में कहाँ स्टैंड करता है। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो देखिए अब ये स्टैंडर्ड स्कोर है, मैंने अभी आपसे बताया था। देखिए टीचर सेज दैट ही विल नॉट रिकमेंड द स्टूडेंट हु फॉल 1 SD बिलो द मीन वेयर द टोटल स्कोर इज 60। टीचर ने ये टेस्ट लिया था, टीचर ने कहा कि मैं उन सबको फेल करूंगा जिनका स्कोर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम आएगा। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मींस अपनी क्लास में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से जो कम लेंगे वो उनको मैं फेल करूंगा। आप क्या देखिए, मैंने पहले भी बताया अभी कि स्कोर है 60 और 60 किसी का स्कोर नहीं है। आपको लगता है ये स्कोर सब कम होंगे, इसमें कितने बच्चे फेल होने वाले होंगे? आपको दिखता होगा, मेरे ख्याल में आप कहोगे तो सारे ही फेल होने वाले होंगे। किसी का स्कोर एक का ही है 35, 28, 26, बाकी तो सब फेल होने वाले होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दिस। ये आप देखना, इसीलिए जो आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो ये GIR और ये इंजीनियरिंग के टेस्ट होते हैं उसमें होता है कि 90th परसेंटाइल, 99th परसेंटाइल, 100th परसेंटाइल, ये कहा जाता है, यानी परसेंटाइल में कितने बच्चे इनके हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये, हमें जब भी कभी कोई टेस्ट, आप भी जानते हैं टेस्ट जब भी होता है तो दैट शुड बी टेकन इन
accordance with the other people who are sitting in the class. टेस्ट हम मुश्किल हो या आसान हो, दैट इज वन थिंग, मगर जो लोग दूसरे बैठे हैं क्लास, लेटर से अगर सारे स्टूडेंट के स्कोर 60 के पास होते तो और बात होती, यहाँ पर तो ये है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोचने पे भी मजबूर होंगे कि सिंपली कि 30% से कम वाले फेल करेंगे, 30% से ऊपर वाले पास करेंगे, ये मीनिंगलेस है। हमें देखना चाहिए कि कितने इस क्लास में किस तरह का माहौल था और किस तरह बच्चे, सारे बच्चे, दूसरे बच्चे कैसे हैं, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन से बच्चे अच्छे हैं या कौन से बच्चे। सो इन शॉर्ट, अगर इन स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में बदल दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा कि इनमें से कौन से बच्चे फेल होने। अब देखते हैं कौन से फेल होते हैं। अब देखना, ये थे स्कोर, ये वाले हैं स्कोर 20, 15, ये सब स्कोर है। 23 इज द मीन, 6.6 इज द एसडी। अब इसको देखते हैं, यहां पर ये 11 स्कोर्स हैं, ये मीन है, और x माइनस मीन ये है, ये वाला जो पार्ट है ये x माइनस मीन है, यानी x मीन स्कोर में से मीन माइनस की। और ये हमने एसडी 6.6 वहां पे आपको भी बताई थी, देखिए इसका बताया था एसडी 6.6। अब यहाँ पे एसडी से ये इनका जेड स्कोर या जेड स्कोर कह लीजिए या स्टैंडर्ड स्कोर्स है। अब इस स्टैंडर्ड स्कोर्स में ये जो रेड बनाए हुए हैं ना, यही 2 बच्चे फेल होंगे, बाकी क्योंकि टीचर ने ये कहा कि जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होंगे मैं उनको फेल। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मैं बताता हूँ क्या मीनिंग है, मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ। ये है, देखिए इसको, दैट ये वाले तो प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं। ही सेड को जो यहाँ वाले बच्चे थर्ड -3 के पास से भी कम हो जाएंगे, मैं उनको फेल करूंगा, यानी ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम चले जाएंगे। दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो इस साइड पे, ये तो एक ही ग्रुप है ना। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, इन ऑर्डर टू टेल, ये 2 बच्चे हैं जो कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पे है, ये वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी एक के स्कोर जिसके 14 है और एक के स्कोर जिसके 15 है, यही 2 फेल होंगे, बाकी के नहीं हो सकते। क्यों? उसके ने कहा था कि मैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जिनसे कम होंगे मैं उनको करूंगा। सो इन शॉर्ट ये कहना चाहिए कि ये जेड स्कोर भी बताते हैं कि नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब चलते एक मैंने बताया था अभी कि एक तो हम नॉर्मेलिटी टेस्ट का अगर ग्रुप कर दिया जाए डाटा को, दूसरी तरीका है कि हम उसके स्टैंडर्ड स्कोर्स निकाल लें, फिर पता चल जाएगा कि क्या कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरा तरीका है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम होता है वो रेक्टेंगल्स, मतलब एक बार डायग्राम सॉर्ट ऑफ थिंग आपने देखा होगा, वो रेक्टेंगल्स जो आपस में क्लोज। बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में थोड़ा सा फर्क होता है। हिस्टोग्राम में कॉन्टिन्यूस डाटा होता है और बार डायग्राम में कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जांपल लेट मी से 2021, 2020, 2020 अगर किया जाए तो ये अलग अलग होंगे ईयर्स में कितने लोग इस कॉलेज में दाखिल हुए। तो दिस इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस डाटा। वेयर एज अगर हम ये कहें कि बच्चों ने प्रोग्रेस फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में मार्क्स इतने आए, तो ये आप कहेंगे दिस इज ए कॉन्टिन्यूस डाटा। हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स होती हैं बिल्कुल उसी तरह, मगर ये कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। एंड देन ये रेक्टर बार्स डिपिक्ट करती हैं कि किस तरह का डाटा इसके अंदर आएगा। दैट इज बार बड़ी होगी, छोटी होगी, आप भी जानते हैं। और हाइट ऑफ द रेक्टेंगल जो होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है फ्रीक्वेंसीज के। मैं अभी इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको। एंड इट इज इजीएस्ट, ये बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, यानी जो हिस्टोग्राम है इट इज इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। हियर इज ए डाटा। ये डाटा है स्टूडेंट्स गेटिंग अप इन द मॉर्निंग द यूनिवर्सिटी हॉस्टल। ये हिस्टोग्राम है। सी ये नॉर्मलिटी है इस डाटा की। देखिए आप इसको अगर इसको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो आप सब जानते हैं। एंड ये बीच मोस्टली स्टूडेंट्स 5:30 से 6:30 बजे उठते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो 7 से 7:30 में उठते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो 4 से 4:30 के बीच में उठ जाते हैं। ये स्टूडेंट से लिया हुआ डाटा, इट इज नॉट, आप ये मत कहना कि दैट इज आपका ऑथेंटिक डाटा है, ये कोई नहीं, ये स्टूडेंट से लिया हुआ डाटा है।
जो स्टूडेंट जैसा बताया, अगर उन्होंने झूठ भी बोला तो वो जानते होंगे, बट आई एम ओनली टू टेल यू दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड दिस इज हाउ द हिस्टोग्राम टेल्स अबाउट द डेटा। दैट इज, सी आप इसको कहेंगे ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इजंट इट? सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स 5:30 से 6 बजे में उठ जाते हैं हॉस्टल्स में। दिस इज व्हाट इज देयर। अच्छा हॉस्टल, खराब हॉस्टल, ये मत सोचें आप, जनरल सा है, दैट इज व्हाट इज देयर। अब मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए, ये टीचर एजुकेटर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कॉलेजेस में काम करते हैं, उनके वेजेस क्या है। प्लीज डोंट गो फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ इट। ये जो बताया गया उसके ऊपर लिखा है, वो जो क्वेश्चनर से किया हुआ है, दैट इज व्हाट इज, काइंडली डोंट गो आफ्टर इट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, सी ये डाटा आप नहीं कह सकते कि दैट ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सी फॉर वाई 10,000 से 20,000 के बीच में बहुत से लोग हैं, और यहाँ पे 70,000 वाले, 60 से 70,000 लोग भी कम हैं जिनको जो भी वेजेस हैं इससे इतने मिलते हैं। दैट इज व्हाट इज द ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से बिल्कुल अलग है। ये वाला एक, ये था नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व था, ये वाला नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से बिल्कुल अलग है। मैं और हिस्टोग्राम का एक केस बताता हूँ आपको। सी फॉर वाई, हियर इट इज, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो है कितना टाइम लाइब्रेरी में बिताते हैं। दिस इज व्हाट इज द हिस्टोग्राम। सो हियर आल्सो यू विल से इट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सी फॉर वाइल, ये ऑन द राइट साइड में ज्यादा है, ये वाला लेफ्ट साइड में ज्यादा था, और ये वाला नॉर्मल था। इन शॉर्ट मैं बताना ये चाहता हूं आपसे कि दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स हेल्प इन फाइंडिंग आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। अगर हिस्टोग्राम बना ले तो भी हमें पता चल जाता है कि चीजें, दैट इज इफ द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी है और ये टाइमिंग्स इस तरफ है। इसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लगाते हैं, एंड देन इट दिस बिकम्स ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से एकदम जल्दी पता चलती है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, हिस्टोग्राम इज द इजीएस्ट मैनर टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है और आपको भी जल्दी समझ में आता है हम सबको। दैट इज एज ए रिसर्चर आई एम टॉकिंग। नाउ वी आर कमिंग टू, ये दूसरा तरीका था। मैंने अभी तक आपको 3 चीजें बताई। वन इज हाउ टू फाइंड आउट द नॉर्मलिटी। वन वाज दैट इज आप मीन मीडियन निकाल लीजिए। दूसरा था स्टैंडर्ड स्कोर्स के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। तीसरा था हिस्टोग्राम बना लीजिए। चौथा है कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस आर आल्सो 2 वेज ऑफ फाइंडिंग द स्क्यूनेस होती है। सी मैं आपको बताता हूं, पहले बता दूं ये स्क्यूनेस क्या होती है। ये भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। इसमें आप देखें मीन कम है और मोड ज्यादा है, सो पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसको कहते हैं स्क्यूड है। ये हम्प, ये है हम्प, वी आर टॉकिंग ऑफ दिस हम्प। हम्प ये मीन से ज्यादा है, और इधर भी है, ये हम्प मीन से कम है, इसको नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं, बट इट इज ए हम्प। तो जो हम्प के बेसिस के ऊपर भी हम नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मैं दोबारा से वापस जा रहा हूं आपके उसके ऊपर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन माय थिंग्स। देखिए, वी वर टॉकिंग ऑफ दिस, ये हम्प कहलाती है या उसका पीक कहलाती है। ये जो पीक है ये बताती है कि डाटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अगर ये पीक फ्लैटन भी हो सकती है, ये पीक लेफ्ट साइड की तरफ भी जा सकती है, पीक राइट साइड की तरफ जा सकती है। ये जो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस है, ये फाइंड आउट करते हैं कि पीक का साइज क्या है और पीक कैसे जा रही है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। सो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। अगर मीन ऑफ द पॉजिटिवली जब स्क्यूड होता है तो मीन ग्रेटर देन मीडियन होता है, सिंपल सी बात है। इसमें देखिए, मीन इज लेसर देन, मीन इज ग्रेटर देन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, और इसमें देखना दिस मीन इज लेसर देन दिस, और इसमें देख लेते हैं। ये देखिए मोड है, ये मीडियन और मीन। मीन इज लेसर देन मीडियन और यहाँ पे मीन इज मोर देन मीडियन। सो माय पॉइंट ओवर इज, ये स्क्यूनेस है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है। जब, यानी ऐसा कहना चाहिए कि जब मीन लेफ्ट साइड की तरफ हो ऑफ द मोड एज वेल एज द मीडियन, तो इट इज नेगेटिव। व्हेन द मीन इज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस, इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव। सो हियर वी आर सेइंग दैट इज
मीडियन कैसे निकाला जाता है? क्या मीडियन, मैंने आपको पहले ही बताया, मीडियन वो स्कोर है जिसके ऊपर और अबव और बिलो 50% केसेस लाई करते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे देखिए, हम कहना ये है मीडियन, इसके 50% केसेस इधर है, 50% केसेस इधर है, और मीन कम है। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। सो पॉजिटिव पोजीशन ऑफ मीन, मीडियन, स्क्यूनेस, इस तरह पता, इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं वेदर द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। आई एम कमिंग ओवर हियर, हाउ टू, हम स्क्यूनेस कैसे फाइंड आउट कैसे करते होंगे। स्क्यूनेस में क्या करते हैं, मीडियन, अगर सी हम मीडियन को मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज मीडियन इज वो पॉइंट है फ्रेंड्स जो आप ये मान रहे थे कि मीडियन वो पॉइंट जिसके 50% केसेस दोनों तरफ होते हैं, और मीन वो पॉइंट है जो एवरेज है। अब मीन, अगर हम मीडियन से मीन को निकाल दें तो ये माइनस है, इसका मतलब ये स्क्यूनेस बहुत नेगेटिव है। और अब इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मीडियन माइनस मीन मल्टीप्लाइड बाय 3। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि अगर डिवाइड किया जाए तो दैट इज व्हिच इज 0.25 मींस इट इज नेगेटिवली स्क्यूड कर्व होगा कोई। दिस इज व्हाट इज द पी, ये हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए ये नेगेटिवली स्क्यूड है, यानी मीन और ये इसके अंदर डिफरेंस इस तरह स्क्यूड है। दिस इज व्हाट इज स्क्यूनेस मींस फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, जो हम्प है वो नेगेटिव साइड की तरफ है कि पॉजिटिव साइड की तरफ है। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग। थोड़ा सा आगे चलते हैं स्क्यूनेस के बाद, दैट इज कर्टोसिस क्या होता है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये था साइड। जब हम साइड की बात करते हैं, दैट इज लेफ्ट साइड की तरफ उस पीक है या लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ पीक है। ये पीक लेफ्ट साइड की है और ये पीक राइट साइड की है। सो दिस इज अबाउट द स्क्यूनेस। जब पीक की फ्लैटनिंग की बात करते हैं तो कर्टोसिस कहलाता है, यानी फ्लैटनिंग का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। सी दिस इज द फ्लैटनिंग, यहाँ पे आना चाहिए। ये ऐसा भी कर्व हो सकता है, कर्व और ऊंचा भी हो सकता है और कर्व ऐसे भी हो सकता है। तो यानी आप ये कहें कर्व फ्लैटन हो या बहुत टिप्ड हो, या कहना चाहिए कि एक साइड की वो थी साइड, दो जो व्हाट इज दैट कॉल्ड एज स्क्यूनेस थी, वो साइड बताती है कि लेफ्ट साइड की तरफ है कि राइट साइड ऑफ द मीन है। वेयर एज ये जो कर्टोसिस है ये पीक की फ्लैटनिंग की बात करती है। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस, इतना ही डिफरेंस है। कर्टोसिस वो मेजर है जो पीक की पीकीनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कह देना चाहिए। लार्जर द कर्टोसिस मोर पीक द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। पीक मतलब उसका जो हम्प होगा वो ज्यादा ऊंचा होगा अगर लार्जर कर्टोसिस हो। कर्टोसिस दो तरह का होता है फ्रेंड्स, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कर्टोसिस जो होता है 3 होता है और सदा पॉजिटिव होता है। रिलेटिव इट इज रिलेटिव टू द जनरल स्टैंडर्ड की बात हो रही है, रिलेटिव टू द इंडिविजुअल्स नहीं। प्लीज काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये जो बात कर रहा हूं मैं अभी तक, ये रिलेटिविटी की रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द जनरल कंडीशंस, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंडीशंस। सो इन शॉर्ट एब्सोल्यूट पीक, एब्सोल्यूट जो कर्टोसिस है वो 3 ही होता है, यानी इट इज ये ऐसा कहना चाहिए ये जनरल रूल है। यानी ये जैसे हम आपने बताया ना कि दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में हम 3 एसडीज इस साइड लेते हैं, 3 एसडीज इस साइड। सो दैट इज व्हाट इज कर्टोसिस 3 ही होता है, दैट इज वाइड। और सदा ये वाला जो एब्सोल्यूट कर्टोसिस, इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। और जो कर्टोसिस हम निकालते हैं यानी अपने डाटा का निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दैट इज रिलेटिव कर्टोसिस। यानी ऐसा कहना चाहिए जो रिसर्चर अपना कर्टोसिस निकालेगा वो रिलेटिव निकालेगा, और एब्सोल्यूट कर्टोसिस 3 होता है, पॉजिटिव होता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज जो जनरल प्रोसीजर फॉर्मूला अपनाया गया है आज तक। सो आई एम कमिंग टू द पॉइंट ओवर हियर।
द डिग्री ऑफ कर्टोसिस इज मेजर्ड रिलेटिव टू दैट ऑफ द नॉर्मल कर्व। यानी कहना चाहिए तो 3 तरह का होता है कर्टोसिस। यानी मैंने बताया ना, एक तो लेप्टोकर्टिक होता है यानी बहुत ऊंचा, प्लेटिकर्टिक और मीजोकर्टिक। मीजोकर्टिक मींस जो यानी फ्लैटेड नीचे को होगा, आप जानते हैं, तो बिल्कुल फ्लैट भी हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इज, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। सी दैट इज, ये है लेप्टोकर्टिक, ये ऊंचा है ना, ये लेप्टोकर्टिक है, और बीच वाला मीजो है, और प्लाटिकर्टिक मतलब ये बिल्कुल फ्लैटेंड कर्व है। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग। अब कर्टोसिस निकालते कैसे, मैं आपको अभी 2-3 मिनट इसके ऊपर लूंगा। हाउ डू वी फाइंड आउट द कर्टोसिस? ये एक डाटा है, और ये 20 लोगों का डाटा है। इसमें मीन 21.15 है और एसटी है 4.07। देखना, मैं आपको यहाँ पे इस कारण ये वाला डाटा लिया मैंने, इन ऑर्डर टू जस्ट टेल यू सी फॉर वाइल ये वाला मीन और एसडी यानी कितना फर्क है। एसडी 4.7 थी, और वो छोटे से 11 लोगों में भी एसडी बहुत ज्यादा 6.6 थी, यानी 11 स्टूडेंट्स थे, उनका डाटा 15 से उसमें था, इसी कारण एसडी 6.6। और यहाँ पे 20 लोग हैं, मीन ये है, और मीन के पास है एसडी दैट इज 4.0, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन और डेविएशन फ्रॉम द मीन। और मीडियन 22 है। 22 इस कारण है बिकॉज मीडियन इज अ पॉइंट जिसके दोनों तरफ 50% केसेस लाई करते हैं। सी फॉर वाइल ये जो 20 लोग हैं, इनमें से 10 इस तरफ है, 10 इस तरफ है, और मोड 24 है। अब मैं बता देता हूँ आपको मोड 24 का। ये देखिए, ये एक बार अकर किया और यहाँ पे भी अकर कर रहा है, दूसरी बार, ये तीसरी बार, यानी इसमें मोड को हम डिफाइन ये कर रहे थे, वो स्कोर जो मैक्सिमम टाइम अकर करता है उसको वो मोड होता है सिंपल शब्दों में, और मीडियन होता है जिसके ओवर और बिलो 50% केसेस लाइक एवरेज, हम सबको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद n से डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज यानी समेशन। तो दिस इज कॉल्ड एज। अब कर्टोसिस फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल देता हूं, देन आई विल कम बैक। यानी समेशन माइनस x माइनस मीन डिवाइडेड बाय SD, और इसका क्वार्टर रूट यानी 4 पावर डिवाइडेड बाय n इज कॉल्ड एज। मैं इसको समझाने के लिए सिंपल इसको करके दिखाता हूं आपको। देखिए, ये है स्कोर, जो भी यहाँ पे ये वाला स्कोर था, मैंने इसको इसमें लगाया है। ये मीन, हर एक में से मीन निकाल दिया। यहाँ पे सी आपने देखा था, मीन वाज 20, और यहाँ पे इसमें से 20 माइनस किया मीन, और डिवाइडेड बाय एसडी, ये एसडी से डिवाइड हुआ, और एसडी से डिवाइड होने के बाद ये आ गया दिस वन, और दिस वन डिवाइड इसका क्वार्टर, दैट इज रेज टू द पावर 4 0.24, ये सब कर्टोसिस है, दैट इज दिस इज द कर्टोसिस। सो टोटल कर्टोसिस केम टू बी 43.12। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। एब्सोल्यूट कर्टोसिस जो हुआ दैट इज 43/10 डिवाइडेड बाय 20 2.515। तो रिलेटिव ये एब्सोल्यूट कर्टोसिस है, इन द सेंस ये 3 से अगर डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा व्हाट इज द रिलेटिव कर्टोसिस। तो इसमें 0.85, तो इसका मतलब कर्टोसिस इज नेगेटिव, व्हिच मींस दैट द कर्व, वो जो हम्प थी, इट इज प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक मींस ये ऊंची नहीं है, ये सिर्फ इस तरह की है, दैट इज दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये वाली दैट इज थोड़ा स्प्रेड, या ये कहा जाए फ्लैटेंड कर्व है। सो दिस इज द प्रोसेस। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। और एक तरीका है विच इज कॉल्ड एज काई स्क्वायर। काई स्क्वायर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जो नॉर्मेलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, यानी ये हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। हम सब मान के चलते हैं कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो दैट इज व्हाई ये नल हाइपोथेसिस के बेस्ड, ये जो काई स्क्वायर है, ये ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जो नल हाइपोथेसिस मींस नो डिफरेंस हाइपोथेसिस, ये ऐसा कहना चाहिए। एक तो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं ना, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आवर डाटा विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और दूसरी बात है वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग, वी आर आल्सो ऑब्जर्विंग इफ द डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो ऑब्जर्वेशन है जो हमारे पास है, एक हमारी एक्सपेक्टेशन है। ये जो
chi square means square of deviation है, छोड़ दीजिए, in order to explanation नहीं कर रहा मैं, simple, ये एक null hypothesis पे बेस है कि there is no difference between the expectation as well as the observation. Observation, let me come over here. ये है ऑब्जर्वेशन 24, 20, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। और अगर हम कहें कि एक्सपेक्टेशन क्या है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कितना होगा वो देखते हैं अभी, वी शैल फाइंड इट आउट। सो ये काई स्क्वायर था, काई स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द नल हाइपोथेसिस और टेस्ट करता है नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होते हैं। और ये हम मान के चलते हैं कि हाइपोथेसाइज यही करते हैं कि दैट इज ये जो काई स्क्वायर की दोनों हमारी एक्सपेक्टेशंस में और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस नहीं है। लेट अस सी, वी शैल टेक द सेम डाटा एंड ट्राई इट। सी, ये था हमारे पास डाटा, ये आपका वही 64 डाटा है जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। अब इसको देखते क्या ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स पुट इट लाइक दिस। तो अगर आपने देखा हो, मैं इसको ले लेता, मैंने ये बनाया आपके लिए कि देखिए ये 10 है, यहाँ पे ये वाले 10 है, गिन लीजिए चाहे, ये 10 है, दिट इज क्लास इंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये वाले 10 है, टोटल नहीं बात कर रहा, टोटल से ऊपर ये 10 क्लास इंटरवल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो जगह है ये 10 में डिवाइड होनी चाहिए ना, यानी 10 सेपरेट होना चाहिए, यानी एसडीज का सेपरेट 10 में होना चाहिए। तो ये अदरवाइज 3 एसडीज ऑन दिस साइड, 3 एसडीज ऑन दिस साइड होता है, यानी 6। सो 6 डिवाइडेड बाई 10, तो क्योंकि ये 10 में है, बिकॉज हमारे ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये 10 क्लास इंटरवल्स हैं, तो वी आर टू सी, तो इसको हमें 10 में बांटना पड़ेगा ना फिर। तो अगर बांटा जाए 6 को, तो 10 ऑन दिस, ये वाला आ गया, और ये वाला 3 तभी तो आएगा ना, दैट इज 5 SDs on this side, 5 SDs on this side. So this is what is, so therefore ये परसेंटेज, ये टेबल होता है। आप अगर नॉर्मेलिटी वाले डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो उसमें पता चलेगा हमें कि 0.06 के ऊपर इतने परसेंट, 22.5 केसेस होते हैं। ये टेबल है, आप सब अगर देखना चाहे देख सकते हैं टेबल, तो ये 22.5 केसेस होते हैं, और एक्सट्रीम पे 0.7 केसेस हैं। सो दिस इज, अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इन दोनों के बीच में, यानी ऐसा कहना चाहिए यहाँ पे इसमें और इसमें, दैट इज 0.6 ऑन दिस साइड, 0.6 ऑन 45% केसेस तो इसके अंदर होंगे, और ये वाले केसेस लास्ट में होंगे। सो इफ अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप देखते हैं कि हमारा क्या जवाब आता है। सो दिस इज ए कैलकुलेशन। देखो एफ फ्रीक्वेंसी, एफ मींस फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, ये आपने यहाँ पे भी देखा था, ये ऐसे है 8 4 7 ये है, और जो एक्सपेक्टेड है वो 1 2 ऐसे करके, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं। यानी मैंने बताया ना कि अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ये वाली फ्रीक्वेंसीज एक्सेप्टेड है, मगर हमारे पास आई ये है। सो हमें पता करना है, तो दैट इज वाई हम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में डिफरेंस निकाल लेते हैं, और डिफरेंस निकाल के बाद उसका स्क्वायर कर लेते हैं। जस्ट टू टेल यू, काई स्क्वायर है, सो देयरफॉर काई स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता कभी भी। स्क्वायर ऑफ एनीथिंग विल नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव, माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता ही है। सो देयरफॉर इसको और डिवाइड किया जाता है एक्सपेक्टेड के ऊपर, यानी एफ ऑब्जर्व, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व माइनस फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो हर को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आए, एंड द काई स्क्वायर इज 64.44। नाउ दिस इज, व्हाट डज इट मीन? काई स्क्वायर तो आ गया 64.4, तो इसलिए वी शैल गो टू द टेबल। काई स्क्वायर का टेबल होता है, टेबल बिकॉज ये 10 थे, दैट इज 10 डिफरेंट वो थे ग्रुप से, तो यू नो DF इज ऑलवेज n-1 होता है, तो n-1 निकाला, तो देन इट इज कॉल्ड, ये 9 आया। तो 9 के अगर ऊपर देखा तो हमारे पास, मैं बताता हूँ आपके, DF 9 को 21.66 होना चाहिए, बट हमारे पास कितना है 64.44।
सो इसका मतलब है, दिस हैज ए मीनिंग दैट काई स्क्वायर वैल्यू तो आई 64.4 हूँ, अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हमारे पास आनी चाहिए थी 21.66। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज्यादा है। सो देयरफॉर जो हमारा हाइपोथेसिस था एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व में डिफरेंस नहीं होगा, वो नहीं चलेगा ना, दैट दिस नो डिफरेंस हाइपोथेसिस विल नॉट वर्क। सो देयरफॉर वी से दैट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि दैट डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वाला जो डाटा है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो भी है, वेदर इट इज पीक इसका कर्टोसिस में क्या है या स्क्यूनेस इसकी क्या है, दैट इज वन थिंग, बट दिस इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट दैट whether the data is normally distributed or not. So in short friends, just I am coming back to the things where we are. मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी हमारे पास डाटा आता है या कोई भी डाटा हम कलेक्ट करता है या रिसर्चर कलेक्ट करता है, तो एक एक्सपेक्टेंसी, बिकॉज वी आर इन सोशल साइंसेज या इवन द मेडिकोज ऑल्सो गो फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं हमने रैंडम सैम्पलिंग की है और डाटा विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसका एक फायदा ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा पे हम पैरामीट्रिक और कौन सा स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे वो डिपेंड करता है। हम कोई भी स्टैटिस्टिक्स ऐसे नहीं लगा सकते कि कुछ भी लगा दो और हो जाए, वो SPSS पैकेज यूज करो तो कुछ भी हो जाता है, बट वी मस्ट गो फॉर दिस। सो देयरफॉर आई वाज सिंपली सेइंग लेट अस पुट इट लाइक दिस एंड देन आई विल स्टॉप इट। देखिए ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। Whenever we have data, we have to divide it on the normal that is a curve, and then find out whether our data is normally distributed or not. तो सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाहिए, इसके 4-5 सिंपल से मेथड हैं। पहला मेथड है कि आप डाटा को ग्रुप कर लें। ग्रुप मीन्स फ्रीक्वेंसीज में देख लें कि किस ग्रुप में कितने लोग आते हैं, दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि हम उनको Z स्कोर पे देखें कि कितना यानी स्टैंडर्ड स्कोर्स क्या आते हैं। तीसरी बात है कि हम उनका मीन एंड SD निकाल के देखें। मीन एंड SDs आर वेरी हेल्पफुल इन द सेंस, अगर मीन और SD बहुत ज्यादा हो, यानी मीन तो जो आएगा मगर SD से डेविएशन फ्रॉम द मीन, कि मीन सबसे ज्यादा डेविएशन कहाँ रहती है। अगर मैंने बताया ना, अगर किसी का एक का स्कोर 0 हो, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, और दूसरे का स्कोर 100 हो, तो डेविएशन बहुत ज्यादा है। सी फॉर वाइल अभी 50 का हुआ, 50 को मल्टीप्लाई 50 तो मतलब जिसका 0 स्कोर आया और उसका 100 में से कितना डेविएशन हुआ। सो इस डेविएशन को देन वी शैल फाइंड आउट। मीन तो इसका 50 है, मीन से डेविएशन 50 का स्क्वायर एंड अंडर रूट, तो इसका डेविएशन नियर अबाउट 25.7 समथिंग आएगा। इन शॉर्ट तो सी जितना डेविएशन ज्यादा होगा उतना कम डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि हमें मीन और के साथ मीडियन और व्हाट इज दैट कॉल्ड एज मोड भी हेल्प करते हैं। मीडियन वो स्पेस है जो जिसके दोनों तरफ 50% केसेस है। मोड वो चीज है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आते हैं, यानी वो ऐसा स्कोर है जहां पे सबसे ज्यादा लोगों का स्कोर होता है। सो इन शॉर्ट ऐसा कहना चाहिए कि अगर मीन मीडियन एक ही टाइम पे हो तो फिर तो डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मगर अगर ये स्प्रेड ज्यादा है तो नहीं होगा। सो दिस इज द सेकंड थिंग। पहली बात कि आप डाटा को ग्रुप कर लें, दूसरी बात कि मीन मीडियन देख लें, तीसरी बात कि स्टैंडर्ड स्कोर्स देख लें, और चौथी बात है कि आप उनका व्हाट इज के कर्टोसिस और क्या कहा जाए, दैट इज क्या कहना चाहिए कि आप कर्टोसिस देखें और स्क्यूनेस देख लें कि स्क्यूनेस इज कि मीन दैट इज लेफ्ट साइड की तरफ पीक है या राइट साइड की तरफ, मीन के लेफ्ट साइड की तरफ है या राइट साइड की तरफ है, दैट इज व्हाट इज दिस। And then the second thing what I was telling you is that is we should go for the histogram. Histogram will tell us what is the distribution, and above all फिर chi-square है हमारे साथ, तो हम chi-square से find out कर लेते हैं whether the data is normally distributed or not. With these things I will stop for a while.
just to have some discussion from you, and then no doubt we are having time for that. We shall discuss in that time. If you have anything, please note it down and we shall discuss it. So with these things, thank you very much. धन्यवाद सर। आज आपने जो हमें बताया नॉर्मल मीन्स से जो आपने प्रारंभ किया कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन, यहाँ से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की और आपने बताया कि नॉर्मलिटी जो है वो रैंडम में भी हेल्प कर द्वारा क्लोजली फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल्स के बारे में बताने का प्रारंभ किया और आपने जो मेथड्स बताए फाइंडिंग नॉर्मलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, जिनमें आपने ग्रुप्ड डाटा, मीन एंड एसटी, हिस्टोग्राम, स्क्यूनेस, काई स्क्वायर, इन सबको आपने विस्तृत रूप से विभिन्न चार्टों के द्वारा प्रदर्शित करके और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आपने प्रदर्शित करते हुए समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी प्रतिभागियों ने कुछ न कुछ और आगे हम इसको अपने ज्ञान में शामिल करेंगे। इसी के साथ में इस सत्र में सर मैं आपका धन्यवाद अभिव्यक्त करती हूँ।